अब ने ये फरमाया था कि मैं गुमनामी की ज़िंदगी में जा रहा हूँ और गुमनामी की ज़िंदगी ऐसे तो नहीं होती यार, थोड़े दिन बाद कहीं इंटरव्यू आ जाता है। ये मुलाकात तो हुई थी जनरल बाजवा साहब की और 2 मुलाकातें रिपोर्ट हुई थी इमरान खान साहब से, और ये सोर्सेज भी जो हैं वो उन्हीं लोगों ने ख़बर दी थी जो लोग पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब हैं। इमरान खान साहब ने इसको डिनाई नहीं किया था और अभी तक इमरान खान साहब ने इन मुलाकातों के कंटेंट के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला जी। अब आगाज़ किया है जनरल बाजवा साहब ने एक मरतबा फिर आ बैल मुझे मार, तो देखते हैं कि बैल क्या करती है, क्योंकि इमरान खान साहब के कोर्ट में बॉल है, वो इसका जवाब देंगे। वो बताएंगे कि जनरल बाजवा ने जो बातें की हैं उनमें सच कितनी है और हकायक से मुनाफी कितनी है। ये तो एक साइड की स्टोरी है ना, एक शख्स ने सुनाई है। 45 मिनट अगर जनरल बाजवा और इमरान खान अकेले बैठे हैं और वहाँ से इमरान खान उठकर नाराज़ होकर चले गए हैं, तो इस स्टोरी में ये नहीं बताया गया कि इमरान खान क्यों नाराज़ होकर उठकर गए बगैर खाना खाए, और इसमें बहुत सारे और सवालात के जवाब भी नहीं है। उन सवालात के जवाब अब इमरान खान साहब देंगे तो फिर वो गुमनामी वाली बात तो नहीं रहेगी। इसीलिए यहाँ पाकिस्तान में एक मुरवजा तरीक़ाकार है कि 2 साल तक वो बंदा बात नहीं करता जो एक इस तरह के ओहदे के ऊपर मौजूद रहा हो। और मेरे ख्याल में जनरल बाजवा साहब को अपने इदारे की, जिस इदारे से उनका पहले ताल्लुक़ था, उसकी इज्जत को मलहूज़े खातिर रखते हुए एक सियासी लीडर को बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब वो सियासी लीडर को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो उस सियासी लीडर की जो पार्टी के लोग हैं वो फिर जनरल बाजवा को जवाब देंगे। जब वो उस पार्टी के लोग जवाब देंगे तो उसमें फिर जनरल बाजवा ये नहीं कह सकते कि मेरे इदारे की तौहीन हो रही है। होता ये है कि वो तो जनरल बाजवा को जवाब देंगे, और जनरल बाजवा अब रिटायर हो चुके हैं, अब वो फौजी जनरल तो नहीं है, अब एक आम आदमी, एक सिविलियन है वो। तो वेलकम टू द क्लब, आप हमारे क्लब का हिस्सा हैं, और अगर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे तो उसके पास भी उतना ही राइट है कि वो आपके इल्ज़ाम का जवाब दे या वो आप पे इल्ज़ाम लगाए। लेकिन जनरल बाजवा साहब के रिटायरमेंट होने के कई माह बाद उन्हीं की तौहीन की एक FIR हो जाती है। आप उसके पहले जो है ना वो आप जेल जाते हैं, सॉरी FIA की हिरासत में जाते हैं। तो मतलब जो खान साहब भी कह रहे हैं कि बाजवा रजीम जारी है, अभी तक वो बात चल रही है। देखें, जनरल बाजवा साहब ने रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर इमरान खान साहब का मानना है कि सबसे कलीदी रोल उनका था। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक अकेला आदमी सारा कुछ कर रहा है, वो भाग के जाता है, वो काम करता है, फिर भाग के जाता है उस दफ्तर में, वो काम करता है, फिर भाग के जाता है उस दफ्तर में, वो काम करता है। वो अपने सिस्टम से ही काम लेता है ना, ऐसे ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम के अंदर मौजूद जिन लोगों से गलतियां हो गई हैं ना, वो लोग परेशान हैं कि गलतियां कहीं उनके सामने आकर खड़ी ना हो जाएं, और अब वो गलतियों को छुपाने के लिए मजीद गलतियां करते जा रहे हैं। सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोचता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बात की है कि अवाम के पास है हल फैसले का। जब मसाइल यहाँ तक आ गए हैं और हर चीज़ पाकिस्तान में अब इस वक्त $3 अरब से कम हो चुके हैं ज़र मुबादला के ज़खायर, विक्ट्री बना रहे हैं डार साहब, हो सकता है कुछ पैसे और मिल जाएं जी। और कितने पैसे और मिल जाएंगे। पाकिस्तान को जून तक $16.2 अरब शो करने हैं अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में। इनको $16.2 अरब ही मिले थे, और जनरल बाजवा ने जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं कि इमरान खान के दौर में मैंने उनको समझाया कि मईशत में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सारा कुछ इमरान खान के दौर में नहीं हुआ, वो सारा कुछ इस दौर में हो गया। जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद साइफर हुकूमत बनी है, वो सारा कुछ इस दौर में हो गया। तो सोचना पड़ेगा कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक थे या ये लोग जो अभी हैं ये पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि इमरान खान रहता तो पाकिस्तान ना रहता, ये जनरल बाजवा ने कहा जी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि बतौर आर्मी चीफ वो उस वक्त इस मुल्क में मौजूद थे। जब उनको ये पता चला कि या तो इमरान खान रहेगा या पाकिस्तान रहेगा, वो इस नतीजे पर पहुंचे, तो फिर क्या उन्होंने इमरान खान को निकाला? अगर उन्होंने इमरान खान को निकाला पाकिस्तान को बचाने के लिए तो उन्होंने सियासी मुदाखलत की नहीं, वो तो और अगर उन्होंने इमरान खान को नहीं निकाला और वो खुद निकल गए तो बतौर जनरल उन्होंने पाकिस्तान को तबाह होने दिया। नहीं, वो तो कह रहे थे आपके पास 1 विकेट गिरी है, अभी आपके पास ग्रीस है और चांस है। अब ये मशवरे देखें, उन्होंने कहा कि मैंने सियासत में रोल नहीं अदा किया। जनरल बाजवा ने क्लेम किया कि वो सियासत से उन्होंने अपने आप को बाहर रखा। तो वो फिर किस कैपेसिटी में इमरान खान साहब को मैसेजेस करके उनको सियासी मशवरे दे रहे थे? अगर वो सियासत का हिस्सा नहीं थे तो वो इमरान खान साहब को अगस्त सितंबर में मुलाकातें क्यों करते रहे हैं?
अगर तो वो सियासत का हिस्सा थे तभी तो वो मिल रहे थे और सियासी मशवरे कर रहे थे। ये मुलाकातें इमरान खान साहब की ख्वाहिश पे हुई हैं कि जनरल बाजवा साहब? ये आप उन दिनों को निकालें, मैं आपको खुद कुछ नहीं कहूँगा। जी, जिन दिनों में ये मुलाकातें रिपोर्ट हुई है ना, उन दिनों की खबरें निकालें और इमरान खान साहब के अनाउंसमेंट्स आप देखें इन मुलाकातों से पहले के और बाद के, तो आपको पता चल जाएगा। और जो कानूनी कार्रवाइयाँ हो रही थी इन मुलाकातों के दौरान, किसकी कब गिरफ्तारी हो रही थी, एयरवे को किस लेवल पे बंद किया गया था, वो कौन सी तारीख थी, अरशद शरीफ को कब मुल्क छोड़ना पड़ा था, शहबाज गिल की गिरफ्तारी के क्या मामलात चल रहे थे जी। अगर आप इन सारी चीज़ों को मिलाकर जुलाकर उन तारीखों के साथ देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मुलाकात किसकी दरख्वास्त पे हुई है। अच्छा, मुलाकात हो जाती है, उसके बाद अब हम हाल में आते हैं। सूरत हाल ये है कि आज़म सवाती साहब गुज़िश्ता रोज़ भी बड़ा सख्त बोले हैं और कुछ उन्होंने वो बातें की हैं कि मैं बुज़ुर्ग हूँ, 76 साल की एज है, सर पे मारा गया है मेरे और मेरी चीखें आसमान तक जाती थी। ये पाकिस्तानी कौम को, हम आइंदा आने वाली नस्ल को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं? पैगाम दे रहे हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाओ। पैगाम दे रहे हैं कि मुल्क तुम्हारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान के फ़ैसले बंद कमरों में नहीं होंगे। मेरे ख़्याल में इस वक्त जो लोग इस लड़ाई के अंदर शामिल हैं वो बड़ा प्राउडली अपने बच्चों को फेस कर सकेंगे आने वाले वक्त में। और जो लोग इस वक्त फस्तायत, जुल्म और जबर पे उतरे हुए हैं, सोचने वाली बात उनके लिए है कि वो आईने में अपने आप को कैसे देखते होंगे। एक अरशद शरीफ साहब के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, और उनकी बात के बगैर हमारी बात मुकम्मल ना ही हो तो अच्छा है कि हम उनको हर दफ़ा हर लम्हा याद रखें। अरशद शरीफ साहब के बारे में नैरोबी के जो साबिक गवर्नर हैं वो लिखते हैं, वो कहते हैं, माइक सोंको, उनको कहते हैं कि सियासतदान पाकिस्तान के कुछ आला सरकारी, कुछ मिलिट्री अहदेदान, ये एक सिंडिकेट था जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस था। अरशद शरीफ उस डॉक्यूमेंट्री पर बात कर रहे थे। ये वही डॉक्यूमेंट्री है जो लंदन में जिसकी लॉन्च भी होने जा रही थी, जो अभी तक नहीं हुई। देखिए, अरशद भाई जो भी काम कर रहे थे वो सहाफ़ती दायरे के अंदर रहकर कर रहे थे। उनके बारे में कुछ गलत खबरें फैलाई गई जानबूझकर। जी। रजीम चेंज ऑपरेशन बैरूनी ख्वाहिश पर अंदरूनी सहूलतकारों ने किया था। अरशद भाई का कत्ल अंदरूनी ख्वाहिश पर बैरूनी सहूलतकारों ने किया। इससे आगे मेरे ख्याल में भी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये केस अदालत में है। इस केस को भी चलने दीजिए। जी। बहुत सारी चीज़ें हमें आइडिया है, बहुत सारे हकायक टूटे फूटे वो हमारे पास हैं। जब इन सारों को जोड़ेंगे तो कड़ी से कड़ी मिलती है और फिर पता चलता है कि ये कत्ल कैसे हुआ और इसके पीछे कौन था। हमारे बुनियादी सवालों के जवाब हमें अभी तक नहीं मिले कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इतने सारे मुद्दई खड़े किए और अरशद शरीफ पे बगावत और गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाए। इसके पीछे कौन था? हम जानते हैं कौन था, लेकिन अदालत को और तफ्तीशकारों को ढूंढना चाहिए। अगला सवाल यह है कि ज़मीन तंग करने वाले कौन लोग थे कि उसको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। फिर वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने अरशद शरीफ को डिपोर्ट करवाने का एक ख़तरा उनके ऊपर मुसल्लत किया दुबई में, और उन्हें फिर वहाँ से अफ्रीका जाना पड़ा। फिर बहुत सारी तफ्तीश और होने वाली है कि कौन कौन अफ्रीका गया बाद में, और फिर अफ्रीका में गोली किसने चलाई। इससे बड़ा सवाल ये है कि आइडेंटिफिकेशन किसने की कि इस आदमी को मारना है। क्योंकि देखें, इसको तो पहले बनाया गया कि ये अचानक कत्ल हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि अचानक कत्ल नहीं हुआ। अरशद शरीफ की तो दुनिया में किसी से दुश्मनी नहीं थी सिवाय पाकिस्तान के अंदर चंद लोग उनसे बहुत परेशान थे कि ये क्यों बात करते हैं, और वो अपने मुंह से बारहा कह चुके थे। तो ये चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, इनके ऊपर शफाफ तहकीकात करके इंसाफ दिया जाए। हम इंतज़ार कर रहे हैं, हालात हर वक्त एक जैसे नहीं रहते। आज जो लोग बहुत ताकत में हैं, कल ये ताकत उनके पास नहीं होगी, लेकिन अल्लाह की ताकत हमेशा अल्लाह के पास रहती है बेशक। और इंशाल्लाह ये इंसाफ हम होता हुआ देखेंगे। डॉक्यूमेंट्री का कोई जिक्र किया था उन्होंने आपसे? नहीं, मेरे साथ कोई डॉक्यूमेंट्री का ऐसा जिक्र नहीं किया। मुझे इसके बारे में पता है उनका कि ये जो एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री है, इसके अलावा भी वो कुछ इश्यूज़ के ऊपर काम कर रहे थे, कुछ स्टोरीज़ पे काम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने पाकिस्तान से गलत इन्फॉर्मेशन को अरशद शरीफ से मंसूब करके कहीं और पहुंचाया ज़रूर था। मैं इससे आगे जाना नहीं चाहता, मामला जो है वो अभी क्योंकि अदालत में, और मुझे इसमें सबसे ज़्यादा दुख मरियम नवाज़ और उनके मीडिया सेल पे है। मरियम नवाज़ ने अरशद भाई की मैयत का मजाक उड़ाया। जी।
बहुत ही घटिया और गलीज़ हरकत की। और मरीम नवाज़ के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने सब ने उसके ऊपर बड़ी वाहवाकारी की। अभी जो कर रहे हैं बड़े खुश हुए। अभी अरशद भाई की शहादत का गम मौजूद है, उनकी बीवी इद्दत में, और उनके ख़िलाफ़ एक बड़ी घटिया और गलीज़ कैंपेन चलाई जा रही है जवेरिया के ख़िलाफ़। जी, बहुत बदकिस्मती है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ये सारे वो लोग हैं जो फेक अकाउंट्स बनाते हैं, मीडिया सेल के लिए काम करते हैं, और इनको बहुत सारों को मरीम नवाज़ और उनके बहुत करीबी लोग फॉलो भी करते हैं इन अकाउंट्स को जी, जो ये गंद फैला रहे हैं। ऐसे ही। और इनमें से किसी टटपूंजिए में इतनी जरूरत नहीं है कि वो सामने आकर मुंह पर खड़ा होकर बात करे। लोग जूते मार मार के ना तशरीफ सुझा देंगे इनकी, ऐसे ही। और ऐसे जूते पड़ेंगे कि सारी जिंदगी याद रखेंगे कि एक शहीद की बेवा के साथ आप कैसे बदतमीजी करते हैं। ये सिर्फ अब मेरे मुंह से कोई चीज़ निकल जाएगी, मुझे इस पे, मैं बड़ा डिप्रेशन में हूँ, अब मुझे बहुत बुरा लगा ये सारा कुछ इसको देखते हुए। और मैंने जब उनकी एक ट्वीट पढ़ी कि अरशद शरीफ को गोली से मार दिया और मुझे ये ताने देकर और मुझे इस किस्म के इल्ज़ामात लगाकर मार डालेंगे, ऐसे ही। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। ये एक शहीद की बेवा है, बिल्कुल। यहाँ इनको शर्म आनी चाहिए। और ये वो काम कर रहे हैं कि छुप के गलादत फैला रहे हैं, जाली अकाउंटों से गलादत फैला रहे हैं। और सामने देखो लोग तुम्हें कैसे जूते मारते हैं।